दोस्तों ये हमारे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का 5th लेक्चर है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के 5th लेक्चर के ऊपर हैं हम लोग, और इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेज। साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेज के साथ साथ लेंस फार्मूला, मैग्नीफिकेशन फार्मूला, इन सब के ऊपर डिस्कशन है हमारा इस लेक्चर में। सो हम इसको डिटेल्ड रूप में समझेंगे कि एग्जैक्टली ये टॉपिक कहता क्या है, एंड रिकमेंड करूँगा मैं आपको पेज नंबर 96 एंड 97 कि इसको टेक्निकल टर्म्स में लिखना कैसे एग्ज़ाम्स में। तो पेज नंबर 96 एंड 97 असाइनमेंट को आप फॉलो करिएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में शुरुआत से पहले समझने पे ध्यान देते हैं कि ये टॉपिक कहता क्या है। जब साइन कन्वेंशन, लेंस फार्मूला, मैग्नीफिकेशन फार्मूला हो जाएगा तब हम पावर ऑफ लेंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आखिरी टॉपिक होगा हमारे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। फाइन, तो सबसे पहले लेंस फार्मूला लिखते हैं। लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। एंड मैग्नीफिकेशन फार्मूला होता है मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस m इज इक्वल्स टू hi/ho। एग्जैक्टली सेम होता है जैसे हमने पहले किया था hi/ho, लेकिन दूसरे पार्ट में माइनस v/u था। मिरर की दुनिया में यहाँ पर ओनली v/u होगा। वहाँ पर hi/ho सेम है यहाँ पर और वहाँ पर, बट वहाँ पर माइनस v/u होता था, यहाँ पर ओनली v/u होगा। फाइन। और मिरर की दुनिया में यहाँ पर माइनस की जगह प्लस होता था। मिरर की दुनिया में यहाँ पर माइनस की जगह प्लस होता था, बट लेंस फार्मूला है यहाँ पर माइनस होता है। ना ये फार्मूलाज हैं। फार्मूलाज के अंदर यूज़ होने वाली चीज़ें किस चीज़ को डिफाइन करती हैं वो देख लेते हैं। u, v, f, hi, ho, इनके ऊपर बात हो रही है। नाउ u जो है वो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ कोर्स व्हाट, पोल। फ्रॉम पोल, और आई वुड लाइक टू रिप्लेस दिस वर्ड विद ऑप्टिकल सेंटर। लेंसेज की दुनिया में हमें ऑप्टिकल सेंटर जैसे शब्द से डील करने की आदत है। वी जो होता है वो होता है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। एफ फोकल लेंथ होता है, विच इज हाफ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। एच आई height of an image, height of an image. ho height of an object, height of an object. now ये फॉर्मूला के अंदर यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, बट साइन कन्वेंशन को समझने के लिए हमें एक्सेस को देखना होगा। एक्स एक्सेस जो कि प्रिंसिपल एक्सेस रोल प्ले कराती है एक्स एक्सेस का, वाई एक्सेस जो कि ऑप्टिकल एक्सेस रोल प्ले कराती है एक्सेस का, उसको देखना होगा। ऑब्जेक्ट को देखना होगा कि ऑलवेज ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट कैसी होती है, एंड किन चीज़ों का क्या मतलब होता है, इन चीज़ों को देखना होगा। उसके लिए एक फिगर यहाँ पर देखते हैं। सो देखिए ये है वो फिगर जिसके अकॉर्डिंगली हमें डिसाइड करना है साइंस को। किन के साइन को? इस u, v, f, hi, ho के साइन को हमें डिसाइड करना है। क्वेश्चन में हमें खाली मैग्नीट्यूड्स दिए जाते हैं, लेकिन वो मैग्नीट्यूड्स के आगे प्लस लगना है या माइनस, ये जो नॉलेज है हमें वो साइन कन्वेंशन देती है। और उस साइन कन्वेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था सबसे पहले इस फिगर को देखना। सो कोई भी लेंस हो, वैसे यहाँ पर जो है खाली एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया, मैं इसी के अंदर लेंस ऐड कर रहा हूँ कॉनकेव। कॉनकेव के लिए भी जो पिक्चर है, जो एक्सेस हैं वो लगभग यही रहेंगी जो एक्सेस यहाँ पर किसके लिए यूज़ हो रही हैं, कॉन्वेक्स के लिए। तो मैंने एक ही पिक्चर में दोनों बना दिए। फाइन। अब ये जो है इसको प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं, आपको पता है। ये प्रिंसिपल एक्सेस एक्ट करती है एज अ एक्स एक्सेस। सबसे इंपॉर्टेंट समझना है, ये प्रिंसिपल एक्सेस एक्ट करेगी एज अ एक्स एक्सेस। और ये जो ऑप्टिकल एक्सेस होती हैं, ये ऑप्टिकल एक्सेस
एक्ट करेंगी एज अ वाई एक्सिस। ये ऑप्टिकल एक्सिस जो यहाँ पर है दिख रही है आपको, ये एक्ट करती है एज अ वाई एक्सिस। फाइन। अब एक्स एक्सिस में लेफ्ट में क्या होता है आपको पता है, लेफ्ट में एक्स एक्सिस के नेगेटिव होता है और एक्स एक्सिस के राइट में क्या होता है, पॉजिटिव। वाई एक्सिस के अप साइड में क्या होता है, पॉजिटिव। वाई एक्सिस के डाउन साइड में क्या होता है, नेगेटिव। सो मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस से कौन कौन डील करेगा वो डिसाइड कर लेते हैं पहले, और वाई एक्सिस से कौन कौन डील करेगा वो डिसाइड कर लेते हैं। सो एक्स एक्सिस से डील करेंगे यू, वी एंड एफ। यू, वी एंड और एफ। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, जब भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट बताया जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, तो ये उसकी मैग्नीट्यूड के आगे पॉजिटिव लगाना है या नेगेटिव, ये एक्स एक्सिस डील करता है। इमेज का डिस्टेंस, इमेज कहाँ पर पाया गया, पोजीशन ऑफ एन इमेज अगर बताई गई हो न्यूमेरिकल के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, तो उसके आगे पॉजिटिव लगेगा या नेगेटिव, ये भी डिसाइड करेगा एक्स एक्सिस। और फोकल लेंथ के साइन को पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये भी डिसाइड करता है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस किस चीज़ों को डील करता है, वाई एक्सिस सिर्फ एच आई एंड एच ओ को डील करता है कि हाइट ऑफ इमेज कैसी है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है, अप साइड है या डाउन साइड है, ये चीज़ें डिसाइड होती हैं किससे, वाई एक्सिस से। इन बातों को अपने ध्यान में रखिएगा कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आखिर डील किससे करते हैं। अब हम साइन कन्वेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं, वो साइन कन्वेंशन जो ऑलरेडी हमने कर रखे हैं हमारे साथ मिरर की दुनिया में, और मैंने आपको वहाँ पर भी साइन कन्वेंशन करते हुए बताया था कि वो डिट्टो सेम होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे लेंसेज की दुनिया में। इट्स जस्ट एक वी ऐसी चीज़ होती है जिसके साइन बदल जाते हैं और मायने बदल जाते हैं मिरर की दुनिया में और लेंसेज की दुनिया में। यू, एफ, एच आई, एच ओ, सारे साइंस, सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम होती हैं, उनके मायने भी सेम होते हैं। बस वी, इमेज का डिस्टेंस ऐसा होता है जो मिरर के दुनिया में जो मायने होते हैं इमेज के डिस्टेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव के, वो यहाँ पर आके लेंसेज की दुनिया में ऑपोजिट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, कंप्लीटली रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, सो उस चीज़ को देखेंगे। एल्स आपने ये मेरे साथ साइन कन्वेंशन पहले भी करा होगा, आज एक तरह से आप यूँ समझिए आप इसको नया कोई टॉपिक नहीं कर रहे हैं रिफ्रैक्शन में, आप उसी साइन कन्वेंशन जो मिरर की दुनिया में करी थी उसको खाली एक रिवाइज कर रहे हैं, एक रिवीजन दे रहे हैं उसको। ठीक है, उस चीज़ को उस तरीके से लीजिएगा। चलिए, साइन कन्वेंशन इस कन्वेंशन का मतलब होता है एक ऐसा तरीका जो इन लोगों ने ढूंढा है जो कि कन्वीनियंट कर देता है, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कन्वीनियंस जनरेट कर देता है, उसको कहते हैं हम साइन कन्वेंशन। सो ये कन्वेंशन में सबसे पहली कन्वेंशन है बेसिक। प्रिंसिपल एक्सिस एक्ट एज एक्स एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस act as x axis, optical axis act as y axis, and optical center act as origin. Optical center act as origin. Second statement, UVF deals with x-axis and HI and HO will deal with y-axis. ये दो चीज़ें जो मैं ऑलरेडी फिगर को दिखाते वक्त समझा चुका था, ये मैंने वही एज इट इज़ लिख दी जो चीज़ें मैंने वहाँ पर फिगर को समझाते हुए लिखी थी। अब एक्चुअल साइन कन्वेंशन पे चलते हैं, साइंस को यूज़ कैसे करेंगे। सो बाय डिफ़ॉल्ट वाली कंडीशंस को पहले सीख लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है क्वेश्चन में चाहे कुछ भी हो जाए, अगर इन चीज़ों की डिस्कशन करी हुई है तो इनके बाय डिफ़ॉल्ट आंसर वैसे ही रहेंगे, मतलब ये चेंज नहीं करते हैं। यू, सबसे पहले यू हमारे लिए होगा बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव। यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, नेगेटिव, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि लेंस कौन सा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वेश्चन कौन सा है, यू बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा ही हमारे लिए क्या होगा, नेगेटिव। अगर ऐसे करके हम क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे तो हमारे आंसर्स एकदम ठीक आएंगे।
फाइन। एंड जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब ये कोई रूल नहीं होता है, ये बस कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली सेट किए गए कुछ रूल्स हैं, ठीक है। ये कोई साइंस के रूल्स नहीं है। सो यू बाय डिफॉल्ट नेगेटिव होता है, ये मेरा कोई साइंस का रूल नहीं कहता है, इट्स जस्ट कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली, न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व करने के अकॉर्डिंगली हमने ऐसा लिखा है, यू बाय डिफॉल्ट नेगेटिव होगा। देन एच ओ बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है कॉन्केव लेंस है। कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी न्यूमेरिकल में बाय डिफॉल्ट अपसाइड ही पड़ा होता है, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही होता है, याद रखिएगा। बट याद रखिएगा ये वाली बात भी, ये साइंस तभी यूज़ करने हैं जब उनकी वैल्यूज़ गिवन हो। अगर उनकी वैल्यूज़ आपको निकालनी है तो उनके आंसर को ऐसे आना पड़ेगा, फिर आप बाय डिफॉल्ट नहीं पहले से ही लेके चल सकते वेरिएबल को नेगेटिव या पॉजिटिव। वेरिएबल को आपको पहले से ही फिर पॉजिटिव लेके चलना पड़ता है। अगर उसको नेगेटिव आना होता है तो उसका आंसर सॉल्व होकर नेगेटिव अपने आप आ जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये यू जो है वो दिया ना हो, वैल्यू ना दी हो, यू आपको निकालने के लिए कहेगा, तो आप पहले से ही नेगेटिव यू पुट करते हुए मत चलना। यू को नॉर्मली पुट करना, एंड में देखना सॉल्व होकर अपने आप यू का आंसर नेगेटिव आ जाएगा। अगर आप पहले से ही नेगेटिव पुट करके चलोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सो यू जब निकालना हो तो उसको नेगेटिव आने देना, यू जब दिया हो तो उसको नेगेटिव पुट करना। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जब दिया हो तो उसको नेगेटिव पुट करना। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पर पड़ा हुआ है तो उसकी उस वैल्यू के आगे नेगेटिव पुट करना न्यूमेरिकल में। बट जब यू निकालना हो कि बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, ऐसा क्वेश्चन हो, तो फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व होने देना होगा और यू को अपने आप नेगेटिव में आने देना होगा, ठीक है। सिमिलर केस एचओ का भी है। अगर बोला हो ऑब्जेक्ट ऑफ साइज इतना, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो आप उसको बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव पुट करेंगे। लेकिन अगर बोले फाइंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसको पॉजिटिव आने देंगे, फाइन। थर्ड थिंग, एफ फोकल लेंथ। सो इसके दो आंसर हो जाते हैं, पॉजिटिव जिसका मतलब होता है रियल फोकस, जिसका मतलब होता है रियल फोकस, फॉर कॉन्वेक्स, एंड नेगेटिव मतलब वर्चुअल फोकस, मतलब वर्चुअल फोकस फॉर कॉनकेव। सो अगर फोकल लेंथ दी हुई है और बोला हुआ है कि ये जो लेंस है वो कॉन्वेक्स है, ऐसा शब्द यूज़ किया हो, या बोला जाए कि ये जो लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस है, कौन है, कन्वर्जिंग लेंस जिसका फोकल लेंथ इतना है, ऐसा अगर स्टेटमेंट कहीं पर यूज़ किया हुआ आपको दिखाई देता है क्वेश्चन के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर, दैट देयर इज अ कन्वर्जिंग लेंस और देयर इज अ कॉन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज इतना, फोकल लेंथ उसका दिया हुआ है, तो वो रियल फोकस है। रियल फोकस की पॉजिटिव वैल्यू होती है, आप उसको पॉजिटिव मोड करेंगे। बट अगर दिया हो कि देयर इज अ कॉन्केव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्केव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, तो आप उसको नेगेटिव पुट करेंगे, वर्चुअल फोकस होता है वो, आप उसकी वैल्यू के आगे नेगेटिव लिखेंगे। अगर वो डाइवर्जिंग लेंस या फिर कॉन्केव लेंस जैसा शब्द यूज़ करता है तो उसके फोकल लेंथ की वैल्यू के आगे क्या लिखेंगे, नेगेटिव। ये आंसर जो है वो क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट। क्या है ये वो आंसर, बाय डिफ़ॉल्ट। अब फोर्थ पॉइंट किसके बारे में होगा, हमने यू की डिस्कशन कर ली, एच ओ की डिस्कशन कर ली, एफ की डिस्कशन कर ली, अब बारी आती है वी की। वी और एल्स मैं एच आई को पहले डिस्कस करता हूँ, वी को एंड में डिस्कस करता हूँ, क्योंकि फिर फिफ्थ पॉइंट के ऊपर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो कॉमन हो जाएंगे। किसके कॉमन हो जाएंगे, मिरर के। बस फ़र्क इतना है, मिरर में एक और वर्ड चेंज होगा, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्या चेंज होगा। फोर्थ पॉइंट पहले देखते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है वी, एच आई के बारे में। एच आई अगर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आता है या पॉजिटिव दिया जाता है, देखते हैं। लेट्स से क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला एच आई, और एच आई आपका पॉजिटिव आ जाता है। एच आई क्या आ जाता है आपका, पॉजिटिव, मीन्स इरेक्ट इमेज है, मीन्स इरेक्ट इमेज है। लेकिन अगर आपको कहता है हाइट ऑफ इमेज इज इतना, और आप ये कंफ्यूज है कि उसको पॉजिटिव लें या नेगेटिव, तो देखिएगा अगर वर्चुअल इमेज होगी तो आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और अगर रियल इमेज होगी, अगर क्या होगी, रियल इमेज, तो आपको उस हाइट ऑफ इमेज को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, मतलब इन्वर्टेड इमेज। सो मैं फिर डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। क्वेश्चन में लेट्स से आपको कह देता है कि इमेज ऑफ हाइट इतना, मतलब इमेज की हाइट आपको वैल्यू दी हुई है, तो मैं कह रहा हूँ उस वैल्यू के आगे पॉजिटिव लिखना है या नेगेटिव लिखना है, ये डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव लिखना है तो तब लिखना है जब उस क्वेश्चन में डिस्कशन में बोला हुआ है कि ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज है,
और नेगेटिव उस इमेज के वैल्यू के आगे तब आपको लगाना है जब इमेज की वैल्यू के आगे, जो वैल्यू के आगे नेगेटिव लगाना है, इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लिखा हो कि ये रियल एंड इन्वर्टेड है। ये क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड, ऐसा कुछ लिखा हो तो ही नेगेटिव लगाना है। एल्स अगर लेट्स से आपकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है तो एच आई का अगर आंसर निकालना है, लेट्स से दी नहीं हुई थी वैल्यू, निकालनी है, तो उसको अपने आप पॉजिटिव आने देना। और अगर बोले कि इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है तो उसी एच आई को नेगेटिव आने देना। मतलब जब सॉल्व होकर फाइनल आंसर आए तो वो नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि उसने क्वेश्चन में मेंशन कर रखा होगा कि वो रियल एंड इन्वर्टेड है। फाइन, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनकी वैल्यूज़ को हम डिसाइड करते हैं। इरेक्ट इमेज पॉजिटिव एच आई, इन्वर्टेड इमेज नेगेटिव एच आई। फिफ्थ पॉइंट, वी देखो अगर पॉजिटिव आता है तो रियल इमेज कहलाती है लेंसेज की दुनिया में। किसकी दुनिया में? लेंसेज की दुनिया में। इन मिरर इट इज ऑपोजिट टू इट, इट इज ऑपोजिट टू इट। मिरर की दुनिया में इस बात को वी के लिए जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो ऑपोजिट है। तो अगर पॉजिटिव इमेज आती है तो मतलब वो रियल इमेज है, या फिर रियल इमेज अगर वो कह देता है तो आपको वी की वैल्यू को पॉजिटिव रखना है। दोनों बातें आप समझ गए? अगर वो कह देता है कि वी की जो वैल्यू है, इमेज का जो डिस्टेंस है वो इतना है, तो उसको पॉजिटिव रखना है अगर वो रियल का डिस्कशन कर रहा है। और अगर वो वर्चुअल का डिस्कशन कर रहा है तो इमेज की जो वैल्यू दी होगी उसको नेगेटिव पुट करना होगा आपको, अगर वो किसका डिस्कशन कर रहा है? वर्चुअल का। और उल्टी बात कि अगर इमेज रियल आनी ही थी और वी का आंसर आने देना था, तो इमेज को अगर लाना है, फाइनली आंसर सॉल्व करके लाना है, तो उसका पॉजिटिव आना पड़ेगा क्योंकि रियल बात अगर कही होगी तो, और वी को नेगेटिव आना पड़ेगा अगर वर्चुअल बात कही होगी तो। आना पड़ेगा और पुट करना दो अलग अलग बातें हैं। आप ध्यान दे रहे हैं मेरी बात पे कि अगर चीज़ों को पुट करना है, वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो किन बातों को नोटिस करके उनको पॉजिटिव या नेगेटिव में पुट करना है वो लिखी हुई हैं। और मैं कह रहा हूँ अगर आपको पहले से ही पता है कि इमेज जो है वो रियल है या इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड इरेक्ट है, तो जब फाइनली आंसर सॉल्व होकर निकले तो वो ऐसा निकलना चाहिए जैसे साइंस यहाँ पर रखे गए हैं उनके नाम के आगे। फाइन, ये है एक बेसिक साइन कन्वेंशन। अच्छा, मिरर की दुनिया में एक तो ये चीज़ चेंज होती है, मैंने बोला फिफ्थ पॉइंट चेंज हो जाएगा आपका कि मिरर की दुनिया में वी जो होगा वो पॉजिटिव खिलाएगा वर्चुअल के लिए और नेगेटिव खिलाएगा रियल के लिए। मिरर की दुनिया में एक तो ये चीज़ चेंज होती है, और मिरर की दुनिया में ये भी चीज़ चेंज होती है। ये जो मैंने अंडरलाइन करी है, ये अब जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये भी चीज़ चेंज हो जाती है। मतलब मिरर की दुनिया में कॉन्वेक्स जो है वो डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है, मिरर की दुनिया में कॉन्केव जो है वो कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है। तो मिरर की दुनिया में कॉन्वेक्स के फोकल लेंथ पॉजिटिव तो होता ही है, पॉजिटिव होता है, बट वो वर्चुअल कहलाता है। और मिरर की दुनिया में फोकल नेगेटिव तो होता ही है कॉन्केव का, लेकिन वो रियल कहलाता है। तो ये बातें भी उल्टी होती हैं मिरर की दुनिया में, ये बातें भी उल्टी होती हैं, याद रखिएगा। बाकी साइन उल्टा नहीं होता है, साइन उल्टा नहीं होता है, ठीक है। आप कह सकते हैं यहाँ पर भी ये बातें उल्टी होती हैं मिरर की दुनिया में, मतलब वर्चुअल बन जाता है पॉजिटिव और रियल बन जाता है नेगेटिव, ठीक है। सो ये बातें उल्टी होती हैं मिरर की दुनिया में, कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन करी हैं। बट क्योंकि ये मिरर का अभी टॉपिक नहीं है, हम रिफ्रैक्शन कर रहे हैं, लेंस की डिस्कशन है, तो एज इट इज़ जो साइन कन्वेंशन में यहाँ लिखा है यही आपको अप्लाई करना है। इस ब्रैकेट को आप चाहें तो इग्नोर मार सकते हैं, ये ब्रैकेट जो है इसको आप चाहें तो इग्नोर मार सकते हैं, बिकॉज ये मिरर का केस है, लेंस का केस नहीं। अच्छा, ये तो हो गया समझने के लिए एक बेसिक फिनोमेना, बेसिक प्रोसीजर कि हमें साइन लेना कैसे है, जो आपके सामने है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, लेट्स से क्वेश्चन आ जाता है राइट दी साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज, राइट दी साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज। क्वेश्चन क्या होता है बोर्ड्स में? राइट साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज। सो लेंस के लिए साइन कन्वेंशन राइट करनी है, तो आंसर जो है वो कहाँ से उठाएंगे? पेज नंबर 96 विद फिगर, पेज नंबर 96 विद फिगर, ठीक है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ये साइन कन्वेंशन की जो मैंने बातें लिखी हैं ये समझने के लिए तो अच्छी हैं, लेकिन आंसर एग्जैक्टली टेक्निकल टर्म्स में कैसे लिखना है ये पेज नंबर 96 पे। हाँ, उस आंसर को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपको ये समझ में आ चुका है, तो वो एग्जैक्टली सेम बातें ही कह रहा है, बस टेक्निकल टर्म्स में कह रहा है, तो उसको एग्जैक्टली लर्न करके वैसे ही आंसर लिखना पड़ेगा आपको, अगर साइन कन्वेंशन आ जाता है तो। खुश, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और पावर से डील करते हैं। बट बिफोर पावर से हम डील करें, मैं यहाँ पर एक और 4 मार्कर पॉइंट लिखना चाहता हूँ आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। एम पॉजिटिव अगर आप लिख रहे हैं, एम क्या लिख रहे हैं अगर आप? पॉजिटिव, मतलब आप
मतलब मैग्नीफिकेशन की लेट्स से वैल्यू कही हुई है कि 2 टाइम्स है मैग्नीफिकेशन, या मैग्नीफिकेशन इज ट्वाइस, मैग्नीफिकेशन इज थ्राइस, ऐसे टर्म्स यूज़ करे गए हैं, और वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, तो याद रखिएगा मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हर वर्चुअल एंड इरेक्ट केस में क्या होगी? पॉजिटिव। और मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी हर रियल एंड इन्वर्टेड केस में। ये वाली बात ध्यान में रखिएगा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, तो ये आप देखते हैं कि मैं मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव पुट करूँगा। तो किस बात पे निर्भर करेगी मेरी पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू? अगर वर्चुअल इरेक्ट का केस है तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव, अगर रियल इन्वर्टेड का केस है तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर डिमिनिश्ड का केस है, डिमिनिश्ड, सो वैल्यू ऑफ m जो होगी वो लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 होगी। डिमिनिश का केस 0 से 1 के बीच में होगी वैल्यू डिमिनिश के लिए। हाँ, यही डिमिनिश रियल हो जाएगा तो यही वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाएंगी, और यही डिमिनिश वर्चुअल हो जाएगा तो यही वैल्यूज़ जो होंगी 0 से 1 के बीच में वो पॉजिटिव हो जाएंगी। वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ, डिमिनिश की वैल्यू जो होती है वो 0 to 1 के बीच में होती है। एंड एनलार्ज्ड की वैल्यू इन्फिनिटी से कम, 1 से बड़ी, मतलब डिफाइंड नंबर्स, 1 से बड़े नंबर्स बट डिफाइंड। एंड लास्ट की वैल्यू अगेन वैल्यूज़ ये होंगी, लेकिन ये वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी। ये इस बात पे निर्भर करेगा कि वो वर्चुअल है या नहीं है, इरेक्ट है या नहीं है। और यही वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो रियल एंड इन्वर्टेड है कि नहीं है, ठीक है। वैल्यूज़ ये होंगी एंड लार्ज के केस में और डिमिनिश के केस में। ये मेरा एक स्टार मार्कर पॉइंट था मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड, मैग्नीफिकेशन के साइन कन्वेंशन से रिलेटेड। ये साइन कन्वेंशन मैग्नीफिकेशन के लिए, ठीक है। सो आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं, पावर के ऊपर चलते हैं। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके हिसाब से पावर का क्या मतलब होता है? बचपन में आपने पढ़ा होगा पावर, बट यहाँ पर जो टॉपिक है वो जनरल मैकेनिकल पावर नहीं है, पावर ऑफ अ लेंस है, पावर ऑफ अ लेंस है। तो इसलिए मैं आपसे पहले जनरल एक पावर पूछना चाहता हूँ कि आपके लिए पावर का क्या मतलब है, और इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो भी आपके लिए मतलब है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सो आपने पावर के बारे में क्या पढ़ा है, मैं आपको याद दिलाता हूँ। पावर आपने पढ़ा है उसको रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज डिफाइंड एज पावर, मतलब कितने समय में कितना काम करेंगे, इससे डिसाइड होगा पावर, ठीक है। ये पढ़ा आपने। इसी बात को उठा के मैं आपसे पूछता हूँ, पावर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वर्क के या नहीं? कितना आप काम करेंगे इस बात पे निर्भर अगर पावर करता है, तो वर्क जितना ज़्यादा करेंगे पावर उतनी ज़्यादा लगा रहे हैं, वर्क जितना ज़्यादा करेंगे पावर उतनी ज़्यादा लगा रहे हैं, ठीक है। ये बातें आपने पढ़ी हैं कहाँ पर? 9th स्टैंडर्ड में। कहाँ पर? 9th स्टैंडर्ड में। मैं उन्हीं बातों को थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ ताकि मैं अपने रिजल्ट तक पहुँच सकूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, क्या पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर वर्क के है तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F इंटू एस के भी होगा, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के, क्योंकि वर्क के है। तो क्या मैं बोल दूं पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के? पावर किसके प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली? डिस्प्लेसमेंट के। किसके? डिस्प्लेसमेंट के। इतनी सी बातें जो मैंने अभी तक आपसे करी हैं, इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा जब हम पावर ऑफ लेंस टॉपिक को पढ़ें, पावर ऑफ लेंस टॉपिक को समझें, अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा। मैं फिर आपसे पूछता हूँ आपके लिए पावर के क्या क्या मायने हैं। सबसे पहली बात कि पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क डन होता है, यही आपने सिखाया 9th स्टैंडर्ड के वर्क एनर्जी पावर टॉपिक से। देन मैंने पूछा अगर पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क तो पावर इज इक्वल्स टू W/T, तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क के। पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क के, ठीक है। अगर पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क के तो पावर डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के भी। किसके? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के भी। और अगर पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खाली डिस्प्लेसमेंट के भी है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो पावर भी तो बढ़ेगा। इतनी सी बातें मैंने कंक्लूजन निकाले आपके 9th स्टैंडर्ड के टॉपिक से, वर्क एनर्जी पावर से, वर्क एनर्जी पावर से। बट ये सारी बातें जो आपने बोली हैं ये मैकेनिकल पावर है। क्या है ये? मैकेनिकल पावर। पावर ऑफ लेंस इससे थोड़ा सा अलग है, पावर ऑफ लेंस इससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन उसको अच्छे से समझने के लिए कि पावर ऑफ लेंस एग्जैक्टली जो भी मैं फाइनल रिजल्ट लिखूंगा वो पावर ऑफ लेंस का वहाँ पर, उसको समझने के लिए ये बातों को समझना थोड़ा ज़रूरी है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसको दिमाग में रखिएगा, तब आपको पावर ऑफ लेंस अच्छे से समझ में आएगा। फाइन, तो चलिए अब अपने पावर ऑफ लेंस के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो बेसिकली ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें बोल देते हैं कि पावर ऑफ लेंस जो है, पावर ऑफ लेंस डिफाइंड होता है एज एन
ability of a lens to converge or diverge the ray of light falling on it. एक लेंस की क्या एबिलिटी है, एक लेंस की क्या एबिलिटी है टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट. इससे डिसाइड होती है पावर. एंड ये कहते हैं पावर इज कैलकुलेटेड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ. मतलब फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल जो होगा वो पावर का आंसर होगा. वेयर SI यूनिट ऑफ पावर इज डायप्टर. सो SI यूनिट पावर की डायप्टर है कैपिटल D, एंड इट विल कम इन diopter when focal length will be in मीटर. जब आप फोकल लेंथ को मीटर में पुट करोगे, देखो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, जितनी भी चीज़ें सीखी हैं, उसमें फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होता है. तो ये कह रहा है जब फोकल लेंथ को मीटर में यूज़ करोगे तभी ये आंसर डायप्टर में आएगा, ये याद रखना. अब ये चीज़ कैलकुलेट करना या इस चीज़ को ऐसे ही अप्लाई करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना बड़ा आसान है, लेकिन समझना थोड़ा सा टफ हो जाएगा. लेकिन हम समझेंगे कि आखिर फोकल लेंथ का इन्वर्स ही क्यों, आखिर ऐसा क्यों कि फोकल लेंथ जितना ज़्यादा होता जाएगा पावर उतना कम, या फोकल लेंथ जितना कम होता जाएगा पावर उतना ज़्यादा. इस चीज़ को हमारा समझाएगा डायग्राम, और डायग्राम से भी ज़्यादा हमें हेल्प करेगा ये जो बेसिक हमने रफ साइड में किया है. चलिए मैं आपके लिए एक लेंस बनाता हूँ. इनफैक्ट एक ही प्रिंसिपल एक्सिस पे दो लेंस बनाता हूँ, दो लेंस. ठीक है, एक ये लेंस और एक ये लेंस. मैं इसको कह रहा हूं लेंस 1, इसको कह रहा हूं मैं लेंस 1, एंड दूसरे वाले को लेंस 2. लेंस 1, लेंस 2. क्लियर है? अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस मैंने क्या कहा, दोनों लेंसेज की प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सेम. प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सेम. अब इस चीज को ऐसे देखते हैं कि एक ही रे आ रही थी. फिगर थोड़ा छोटा है, मैं इसको रीड्रॉ कर रहा हूँ फिगर को थोड़ा बड़ा, ताकि चीज़ें और अच्छे से दिखें. सो ये मैंने आपके लिए रीड्रॉ कर दिया है जिससे चीज़ें समझने में थोड़ी आसानी हो. प्लस इससे पहले कि हम चीज़ों में आगे बढ़ें, मैं प्लीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, आप ये मत सोचिएगा जैसे मैंने एक ही साथ दो अलग अलग लेंस रख दिए, एक लेंस 1 जो ज़्यादा थिन है और एक लेंस 2 जो ज़्यादा थिक है. आप ये मत समझिएगा एक साथ ऐसे लेंस के अंदर लेंस घुसा हुआ है. बस ये समझिए कि एक ही रे, पहले उसको हमने बोला कि लेंस 1 से गुजरो और फिर हमें उसको बोला कि लेंस 2 से गुजरो, उसी सेम जगह पे रखे, उसी प्रिंसिपल एक्सिस पे. और जब वो लेंस 1 से गुजरेगी तो वो उसके फोकल लेंथ 1 से डील करेगी, और जब वो लेंस 2 से गुजरेगी तो वो उसके फोकल लेंथ 2 से डील करेगी. आपने देखा मैंने फोकल लेंथ 1 जो है वो दूर बनाया है क्योंकि लेंस थिन है. जितना ज़्यादा थिन हो जाता है लेंस, फोकल लेंथ उतना बड़ा हो जाता है, और जितना ज़्यादा थिक हो जाता है लेंस 2 जितना ज़्यादा थिक है उसका फोकल लेंथ उतना ही छोटा होता है, उसका फोकल लेंथ उतना ही छोटा होता है. एक ही रे, एक ही पैरेलल रे, उसको हमने बोला एक बारी गुजरो लेंस 1 से और एक बारी गुजरो लेंस 2 से. अब बताइए लेंस 1 से जब गुजरेगी तो फाइनली वो कन्वर्ज होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, और कहाँ से पास करेगी, अपने फोकस F1 से, अपने फोकस F1 से. और लेंस 2 से जब हम उसको गुजरवाएंगे तो वो लाइट रे पास करेगी प्रिंसिपल फोकस 2 से. अगर लेंस 2 से गुजरेगी तो प्रिंसिपल फोकस 2 से पास करेगी, लेंस 1 से गुजरेगी तो प्रिंसिपल फोकस 1 से पास करेगी. एंड ये वही सेम पैरेलल रे है जिसका वही ओरिजिनल पाथ है. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ओरिजिनल पाथ से ये इतना एंगल मुड़ी थीटा 1 मुड़ी, और ओरिजिनल पाथ से ये थीटा 2 मुड़ी. तो कौन बड़ा है कौन छोटा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से या नहीं? सिंपल सवाल.
दिख रहा है आपको, एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के कंपैरिजन बड़ा है। ये रहा एंगल 1 जो फोकल लेंथ 1 के लिए मुड़ने के लिए है। उसी रे को अगर फोकल लेंथ 2 से गुजरना था तो उसको और ज़्यादा मुड़ना पड़ा, θ2 एंगल मुड़ना पड़ा, सिंपल। ठीक है, मैं आपको फिजिक्स में बताता हूँ कि फिजिक्स में ना डिस्प्लेसमेंट लीनियर ही नहीं होती है, एंगुलर भी होती है। बड़े होके 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स, उसमें आपको सिखाया जाएगा डिस्प्लेसमेंट ना कि सिर्फ लीनियर होती है, वो एंगुलर भी होती है। अगर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर भी होती है तो ये थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो एक लाइट रे जो कि पैरेलल आ रही थी उसको आपने एक एंगल से डिस्प्लेस कर दिया, उसको उसके पाथ से हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया किसी एंगल से, θ1 से या θ2 से, तो उसमें से θ2 बड़ा निकला और θ1 छोटा निकला। डिस्प्लेसमेंट लीनियर नहीं, एंगुलर। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे रफ वर्क में पूछा था कि डिस्प्लेसमेंट पे क्या पावर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहला आपका आंसर होना चाहिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर ज़्यादा है सेकंड केस में तो वर्क डन भी ज़्यादा करना पड़ा होगा सेकंड केस में। एक लाइट रे को इतना मोड़ने के लिए कहूँ या इसी लाइट रे को इतना मोड़ने के लिए कहूँ, किस पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, किस पे ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा लेंस को। तो θ2 क्योंकि ज़्यादा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 लेंस का क्योंकि ज़्यादा है, तो वर्क डन भी 2 लेंस का ज़्यादा होगा, वर्क डन भी 2 लेंस का ज़्यादा होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर काम ज़्यादा करेंगे तो पावर भी ज़्यादा लगाएंगे। लेंस 2 ने पावर भी ज़्यादा लगाई होगी लेंस 1 के मुकाबले, क्योंकि लेंस 2 में अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा था, लेंस 2 में अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा था लेंस 1 से, तो वर्क डन भी लेंस 2 ने ज़्यादा किया वर्क डन 1 से। और वर्क अगर ज़्यादा किया तो पावर भी ज़्यादा लगाई, लेंस 2 ने पावर भी ज़्यादा लगाई। बट इस सारी बातों को आप बोलते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि भाई पावर वर्क डन के इक्वल है, सॉरी वर्क डन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर, और वर्क डन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो वर्क डन बढ़ेगा, वर्क डन बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगा। लेकिन इस पूरे केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि फोकल लेंथ के बारे में थोड़ा कमेंट करो, किसका बड़ा है और किसका छोटा है। फिगर में देखो, यहाँ पर फिगर में फोकल लेंथ 1 का दूर है और फोकल लेंथ 2 का पास है, तो फोकल लेंथ 1 का बड़ा है और 2 का छोटा है। तो ये चीज़ अगर सारी इंटर रिलेटेड है, ये चीज़ अगर सारी क्या है, इंटर रिलेटेड, तो साफ तौर पे दिखा जिसका फोकल लेंथ छोटा उसका पावर बड़ा, और जिसका फोकल लेंथ बड़ा उसका पावर छोटा। देयरफॉर P is inversely proportional to focal length, P is inversely proportional to focal length, equals to 1/f भी कह देंगे क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 हो जाएगा। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1। देखिए दोस्तों, ये जो डेरिवेशन है क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव डेरिवेशन, ये क्या है, क्वालिटेटिव डेरिवेशन। आपको इस दुनिया के किसी बुक में नहीं मिलेगी ये डेरिवेशन। ये डेरिवेशन किसी भी स्टैंडर्ड में नहीं कराई जाती है। 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ रहे हैं, आप सोचेंगे P = 1/f फॉर्मूला मुझे यहाँ डायरेक्टली लर्न कराया जा रहा है। 12th में अगर मैं साइंस लूँगा तो ऑप्टिक्स चैप्टर आता है 12th में लाइट का, वहाँ पर मुझे इसकी डेरिवेशन कराई जाएगी। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। 12th स्टैंडर्ड में भी इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, ये सिर्फ एक फीलिंग थी, लेकिन ये फीलिंग एग्जैक्टली प्रूव्ड कहीं पर भी नहीं है। सो मैं आप सबको ये सजेस्ट करूँगा कि इस डेरिवेशन को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से देखें क्वालिटेटिवली। इससे ज़्यादा बेहतर तरीका नहीं है पावर को समझने का, लेंस की पावर को समझने का। फाइन। सो पावर में आप आगे बढ़ सकते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में कहता है कि अगर कभी कोई एक लेंस दूसरे लेंस के कांटेक्ट में है और वो दूसरा लेंस तीसरे लेंस के कांटेक्ट में है, तीसरा लेंस फिर चौथे लेंस के कांटेक्ट में है, तो लेंस 1 हो गया, लेंस 2 हो गया, लेंस 3 हो गया, लेंस 4 हो गया, ऐसे कांटेक्ट में कितने मर्जी लेंस हो। सो इन सब की नेट पावर जो होगी वो एक एल्जेब्रिक सम होगा P1, P2, P3 एंड P4 का। मेरे गिवन एग्जांपल्स में नोट करोगे तो दिखाई देगा, मैं लिखूँगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस 1/f3 प्लस 1/f4। मैंने माइनस क्यों लिखा यहाँ पर, क्योंकि थर्ड लेंस मेरा कॉनकेव था। थर्ड लेंस मेरा क्या था, कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव के अकॉर्डिंगली मैं पॉजिटिव या नेगेटिव फोकल लेंथ पुट करूँगा।
एल्स लीनियर सम होगा, नॉर्मल एल्जेब्रिक सम होगा टू गेट द नेट पावर ऑफ द कंबाइंड लेंसेज जो कि कॉन्टैक्ट में एक दूसरे के। 12th स्टैंडर्ड में टॉपिक बढ़ के ऐसा भी हो जाएगा कि जब लेंसेज कॉन्टैक्ट में ना हो, किसी डी डिस्टेंस पर हो, लेट्स से दो लेंसेज हैं जो कि डी डिस्टेंस पे हैं, उनके भी पी नेट का फॉर्मूला होता है 1/f1 + 1/f2 + d/f1/f2। लेकिन ये फॉर्मूला जो है इसको यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं, ये 12th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है जब लेंसेज डी डिस्टेंस पे होते हैं। लेकिन ये पूछा जा सकता है जब लेंसेज कॉन्टैक्ट में है तब पावर क्या है, ये पूछा जा सकता है कि जब लेंसेज कॉन्टैक्ट में है तो उसका नेट फोकल लेंथ क्या है। नेट पावर निकालिए और नेट पावर को इक्वल कर दीजिए, पी नेट की वैल्यू को इक्वल कर दीजिए 1/f नेट से, रेसिप्रोकल करिए और आंसर निकल आएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 10th में, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है 10th में जब लेंस डी डिस्टेंस की दूरी पर होते हैं। फाइन, सो ये आपका टॉपिक था कन्वेंशन फॉर द लेंस, साइन कन्वेंशन फॉर द लेंस, मिरर लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन फार्मूला एंड पावर ऑफ द लेंस। ये थ्रू आउट टॉपिक था। अब इसके ऊपर हम 2 से 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 से 3 न्यूमेरिकल्स करते हैं सो दैट हमें PFP एंड QBAD करने में हेल्प मिले। फाइन, PFP एंड QBAD करने में हेल्प मिले, इसके लिए हम लोग सॉल्व प्रॉब्लम्स कर रहे हैं पेज नंबर 98 के। सो हम लोग कर रहे हैं आप लोगों के साथ स्टार्ट सॉल्व प्रॉब्लम्स। सॉल्व प्रॉब्लम्स में द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। सो अगर आपने मेरे साइन कन्वेंशन को ध्यान से सीखा है, सो 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट को मैं पॉजिटिव में रखूँगा क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव होती है। इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस की बात है तो ये +10 सेंटीमीटर होगा, अगर ये कॉन्केव होता तो ये माइनस हो जाता। द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। यू 15 सेंटीमीटर है और आपको पता है यू बाय डिफ़ॉल्ट मैं नेगेटिव पुट करता हूँ। अभी तक जितने भी साइन कन्वेंशन मैंने लिखे हैं ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट वाले साइन कन्वेंशन हैं। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ एन इमेज। सो सबसे पहले आप 1/v - 1/u = 1/f लेंस फॉर्मूला को अप्लाई करके आप पोजीशन ऑफ एन इमेज पता लगा सकते हैं। सो 1/v = 1/f + 1/u। 1/v = 1/10 - 1/15। LCM 30, 3 - 2 1/30। सो v = 30 सेंटीमीटर। ये मेरा एक पार्ट हुआ है पोजीशन। सिंस v इज पॉजिटिव आई कैन से इमेज इज रियल। क्योंकि v मेरा पॉजिटिव आया है इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इमेज क्या है, रियल है। तो आप समझेंगे कि नेचर में 2 शब्द होते हैं, रियल या वर्चुअल जैसा शब्द और दूसरा शब्द इरेक्ट या इन्वर्टेड जैसा। तो v का साइन सिर्फ और सिर्फ रियल या वर्चुअल जैसे शब्द को बता सकता है कि रियल है या वर्चुअल है। v का साइन कभी भी आपको इरेक्ट या इन्वर्टेड जैसी बात नहीं बताता है। इरेक्ट या इन्वर्टेड जैसी बात आपको HI बताता है, इरेक्ट या इन्वर्टेड जैसी बात आपको HI बताता है। बट समहाउ मैं मानता हूँ किसी क्वेश्चन में अगर मजबूरी है कि आप HI के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, तब आप v के आंसर को देख के ही इरेक्ट और इन्वर्टेड को भी चुनने के लिए इंडिपेंडेंटली अलाउड है। आप अलाउड है कि आप v के आंसर को देख के ही इरेक्ट और इन्वर्टेड जैसे शब्द भी चुन लें। फाइन, रियल है तो इन्वर्टेड तो होगा ही, बट स्टिल क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे साइज ऑफ एन इमेज भी बताना है तो क्यों ना मैं HI निकालने के बाद ही अपने इस कंक्लूजन पे पहुंचूं कि वो इन्वर्टेड होगा। तो इसका मतलब रियल है तो इन्वर्टेड होगा ही, तो HI मेरा नेगेटिव निकलने वाला होगा। देखते हैं दूसरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, HI/HO = v/u। HI मुझे पता नहीं है, HO मुझे 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, v मेरा अभी अभी 30 सेंटीमीटर निकला है और u मेरा -15 सेंटीमीटर होता है। सो 15 30 को काटेगा 2 पे एंड इस -2 के साथ 2 मल्टीप्लाई होने आएगा तो -4 लिखा जाएगा। सो HI इज -4 सेंटीमीटर। सिंस HI इज नेगेटिव, therefore image is inverted. And since HI is greater than HO, HO के मुकाबले आप देखेंगे HI का आंसर बड़ा है,
therefore image is magnified to। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं इस नेचर के बारे में, इस एक रैंडम अप्रॉक्सीमेट पोजीशन के बारे में, तो आप आंसर मुझे दे देंगे सिर्फ इतनी सी चीज़ों को नोट करके। अब मैं चाहता हूं कि आप नीचे का जो सॉल्यूशन है, ये सारे सॉल्यूशन को मत देखें और इसको भूल जाएं और खाली इतनी सी चीज़ पे गौर करें। बेटा फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा? आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ 10 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f होगा 20। और ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है? ऑब्जेक्ट पड़ा है उस 10 और 20 के बीच में, मतलब फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, बिटवीन f एंड 2f। और जब ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f होता है तो वो अपनी इमेज देता है बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड 2f का मतलब क्या है? 20 के बियॉन्ड। आप देख रहे हैं v का आंसर क्या निकला है? 20 के बियॉन्ड 30। दूसरी चीज, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f होता है तो इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड निकलती है। तो आप अपने आंसर पे गौर करिए। v के पॉजिटिव आने का मतलब रियल और hi के नेगेटिव आने का मतलब इन्वर्टेड, hi के नेगेटिव आने का मतलब इन्वर्टेड। एंड लास्ट चीज, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f होता है तो इमेज मैग्नीफाइड निकलती है। आप अब गौर करिए कि आपके इमेज का आंसर जो है वो ऑब्जेक्ट के आंसर से बड़ा निकल रहा है, इसलिए इमेज क्या है? मैग्नीफाइड। इन सारी चीज़ों पे आप गौर कर सकते हैं। अगर आपका रे डायग्राम का जो नॉलेज है वो आप इस न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई करना शुरू कर दें, ये आपकी लाइफ आसान बना देगा और आपके क्वेश्चंस को गलत होने से बचा लेगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे लिए स्टेट करता है अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। देखिए नेगेटिव में आएगी क्योंकि कॉन्केव की बात कही है इसने। एंड इससे पहले मैं आगे क्वेश्चन पढ़ूं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कॉन्केव हमेशा वर्चुअल इमेज देता है, कॉन्केव हमेशा इरेक्ट इमेज देता है। इसका मतलब v के बारे में अगर कभी बात हो तो इसमें आंसर नेगेटिव आना चाहिए और hi के बारे में बात हो तो पॉजिटिव आना चाहिए। ये मैंने पहले से ही सजेस्ट कर दिया आपको राइट साइड में, क्योंकि ये कॉन्केव है तो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देगा, इसलिए v नेगेटिव आना चाहिए और hi पॉजिटिव आना चाहिए। इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन पढ़ूँ मैं ये बात के कंक्लूजन पे पहले ही पहुँच चुका हूँ। साथ ही साथ क्योंकि कॉन्केव है तो इसके बस की नहीं है कि ये मैग्नीफाइड इमेज पैदा कर सके, तो इसलिए हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। ये सारी बातें जो मैंने बोली बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए बोली, सिर्फ इतना जान के कि कॉन्केव लेंस के बारे में बात हो रही है और कुछ नहीं। फाइन, ये होती है रे डायग्राम की नॉलेज का बेनिफिट। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। हो सकता है इतनी सारी बातें ये पूछ ही ना रहा हो क्वेश्चन। At what distance should an object from the lens be placed so that it forms an image at 10 सेंटीमीटर? इमेज फॉर्म कर रहा है 10 सेंटीमीटर पे, तो मैं -10 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा -10? क्योंकि मैंने सीख लिया वर्चुअल इमेज ही देगा, वर्चुअल इमेज नेगेटिव ही होती है। कितने डिस्टेंस पे रखें बताइए? डिस्टेंस क्या मुझे पता है? ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा? नहीं, अभी तक तो नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बताऊं नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि u का आंसर होता है बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव। इसको हम नेगेटिव आने देंगे, पहले से हम पुट नहीं करेंगे नेगेटिव। सो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f आपका लेंस फॉर्मूला। सो 1/u इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/f, मतलब 1/v के पास 1/f आके माइनस हुआ और ये -1/u उधर जाके प्लस हो गया। क्लियर है? सो 1/u इज इक्वल्स टू 1/-10 प्लस 1/12। एलसीएम आएगा हमारे पास 60, एलसीएम आएगा 60, ये जाएगा -6, ये जाएगा +5, आंसर आया -1/60। सो 1/u इज इक्वल्स टू -1/60, तो u कितना आया? -60। देखिए अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट आ गया नेगेटिव में, मैंने आपसे कहा था ये नेगेटिव में आएगा। अब क्वेश्चन में ये पूछा है ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v/u। v है आपके लिए -10, u आपका आया -60, माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 1/6। मैंने आपसे क्या कहा था कि कॉन्केव कभी भी मैग्नीफाइड नहीं कर सकता, ये हमेशा डिमिनिश करता है। डिमिनिश्ड मैग्नीफिकेशन की वैल्यू डिमिनिश में थोड़ी देर पहले साइन कन्वेंशन के वक्त मैंने आपको सिखाई थी। डिमिनिश में मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है एंड 1/6 वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। क्लियर है? एंड पॉजिटिव
हमेशा होता है वर्चुअल इमेज के लिए, इरेक्ट इमेज के लिए। तो देखिए मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव भी आ रही है क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट है ना। मैं सजेस्ट करता हूँ आपको, जब आप असाइनमेंट देखेंगे तो हो सकता है इस क्वेश्चन में यहाँ पर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर और -15, लेकिन मैंने बाय मिस्टेक इसको -12 नोट करके और उसी के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर दिया है। अगर आप ये क्वेश्चन सीख गए हैं इट्स ओके, आप चाहें तो यहाँ पर -15 रिप्लेस करके फोकल लेंथ उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बाय मिस्टेक -15 की जगह -12 लिख लिया है, पढ़ने में मुझसे गलती हुई थी। बट ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अंतर आएगा। आप बस यहाँ पर -15 चला दीजिए, थोड़ी थोड़ी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर आंसर -30 आ जाएगा, यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। फाइन, बस इतने से ही चेंजेस हैं और कोई चेंजेस नहीं है इस क्वेश्चन में। स्टिल क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस क्लास के सॉल्व प्रॉब्लम्स का। क्वेश्चन नंबर 3 नाउ क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट करता है दैट अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। सो कॉन्केव जिसकी फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स जिसकी फोकल लेंथ +20 सेंटीमीटर, ये चीज़ हमें पहले से ही बाय डिफॉल्ट पता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली। आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, मतलब ये कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस के कॉन्टैक्ट में पड़ा है। ये लेंस 1 है, ये लेंस 2 है। सो what they want us to calculate the focal length, combined focal length। इनकी combined focal length क्या होगी? So पावर नेट क्या होता है? P1 प्लस P2। पावर नेट होता है 1/f नेट। P1 कितना होता है? 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f1 क्या है हमारे पास? -1/25। 1/f2 क्या है? +1/20। एलसीएम 100 -4 +5। 5 - 4 1/100। So 1/f net is what? 1/100। So f net कितना हुआ? 100 सेंटीमीटर। f net कितना हुआ? 100 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है, कंबाइंड फोकल लेंथ। नेट पावर इन्होंने पूछी नहीं, अगर पूछते तो हम सिंपली पी नेट को P1 प्लस P2 जब कर रहे होते तो हम लोग -1/0.25 लिखना पसंद करते और +1/0.2 लिखना पसंद करते। देखिए इसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसमें ऐसा क्यों किया? बिकॉज मैं चाहता हूँ ये मीटर में रहे। किस में रहे? मीटर में, ताकि जब ये सॉल्व हो जाए तो आंसर किस में आए? डायप्टर में आए। आंसर किस में आए? डायप्टर में। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा ये 1 डायप्टर होगा। आंसर कितना होगा? 1 डायप्टर। फाइन, चलिए इसी के साथ आपका होमवर्क है SP PFP and QBAD on page number 98, 99 and 100। 98, 99 एंड 100 इन 3 पेजेस पे आपका होमवर्क है। इस होमवर्क को अपडेट करिए एंड नेक्स्ट वेडनेसडे के क्लास के लिए अपने डाउट्स के साथ रेडी रहिएगा। नेक्स्ट सैटरडे की क्लास के लिए। एंड साथ ही साथ आपका नेक्स्ट सैटरडे टेस्ट भी है। मैं उसके लिए सिलेबस रिवील कर रहा हूँ कि कहाँ तक आएगा। जितना मैंने इस लेक्चर में कराया है यहाँ तक आएगा आपका टेस्ट में। मतलब कि PFP एंड QBAD से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। लास्ट PFP और लास्ट QBAD से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। आई रिपीट, कहीं पहले वाले सारे PFP और QBAD मत छोड़ दीजिएगा। लास्ट PFP और लास्ट QBAD से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। लास्ट SP तक मेरे सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं इस लेक्चर में, और लास्ट SP तक के जितने कॉन्सेप्ट, जितने टॉपिक्स मैंने अभी तक इस लेक्चर में डिस्कस करे हैं, ये सब आएंगे टेस्ट में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। फाइन, थैंक यू फॉर द क्लास।